प्रिय सहबंदियों, निरपेक्ष प्रयास के इस सत्र में आपका स्वागत, अभिनंदन मैं प्रदीप वाजपेयी करता हूँ। पिछले सत्र में जो भारतीय वन और उससे संबंधित क्या समस्याएं हैं, क्या नीतिगत निर्णय लिए जाने चाहिए, क्या हम जिन्हें आज हम भक्षक कहते हैं उन्हें कैसे रक्षक बनाया जाए, और फिर सुबह होगी इस आशा के साथ में कि वह सब सुबह होना अवश्यंभावी है, अत्यावश्यक है। जलवायु परिवर्तन को रोकना अत्यावश्यक है और इस कारण वनों का संरक्षण और इसे कैसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है, लाभप्रद बनाया जा सकता है, इसका विश्लेषण इस सत्र में भी करेंगे और आगे आने वाले सत्रों में करेंगे। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट दो तरीकों से ही संभव है, एक कृषि है और दूसरा वन है। भारत के विशाल भूभाग आज भी खाली पड़े हुए हैं। जहाँ पे वन है वो बहुत बिरले हैं, कहीं कहीं बहुत घने भी हैं, मगर उनका प्रतिशत बहुत कम है। अर्थात अभी हमें पौधारोपण, प्लांटेशन के जरिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसा मैंने पिछले सत्र में बताया कि शहरों में एक वृक्ष माँ के नाम यह अभियान काफी लोकप्रिय हो रहा है। अर्थात यह एक इंडिकेशन है कि भारत का जो शिक्षित वर्ग है वह जलवायु परिवर्तन से चिंतित है और इस ओर सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए भी तैयार है, मगर उसके सामने एक व्यापक योजना का अनावरण किया जाना आवश्यक है। क्योंकि सिर्फ शहरों के वृक्षारोपण अभियान से समस्या के बहुत छोटे हिस्से को ही हम एड्रेस कर पाएंगे और असली काम जो है वो वनों को उपयोगी बनाना, वहां पर जो आदिवासी हैं उनके जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें ऐसी संपत्ति का मालिक बनाना जो वर्तमान पीढ़ी तो क्या आगे आने वाली पीढ़ी भी उससे लाभान्वित होती रहे और साथ ही साथ हमारे वन भी सुरक्षित रहें और अधिक से अधिक भारत के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देते रहे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो यह अभियान है वह 3 स्तर पर हमें चालू करना पड़ेगा। इसके पहले मैं विश्लेषण का शुभारंभ करूं। जो नक्सल प्रभावित एरिया है जहां उग्रवाद फैल चुका है, उसके लिए हमें एक अलग ही चक्रव्यूह की रचना करनी पड़ेगी। अर्थात एक अलग तरह की योजना का हमें शुभारंभ करना पड़ेगा जो रहेगी तो लगभग इसी आधार पर, मगर अभी वहां के जो कोर एरिया है, चाहे वो बस्तर के हो, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे जहाँ पे आज की तारीख में विकास की कोई संभावनाएं ही नहीं नजर आती कि वहां पे क्या वन जीवन है, क्या हम वहां के वृक्षों को उपयोगी बना सकते हैं, ये योजना का विचार करना ही आज की तारीख में संभव नहीं है। क्योंकि भारतीय सेना के कमांडो जो है ना, जब वहां पे तैनात थे तो आर्थिक गतिविधियों की बात करना लगभग निरर्थक है। इस कारण से आने वाले किसी सत्र में हम यहाँ की क्या रणनीति हो सकती है उसके बारे में विचार करेंगे, मगर सर्वप्रथम हम उन जंगलों और उन आदिवासियों के बारे में चर्चा करेंगे जो आज अत्यंत गरीब, जैसे कह सकते हैं कि मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन अगर हमारी जनसंख्या का है तो वह आदिवासी है। पिछले सत्र में ही मैंने बताया कि आदिवासी क्योंकि उनके पास में कृषि योग्य भूमि नहीं है, कृषि करने का ज्ञान भी नहीं है और उनके पास में जीवन यापन का कोई दूसरा साधन नहीं है, अर्थात वे शहरों में रोजगार करके, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने के लिए एक तरह से मजबूर है। उन्हें कैसे वापस जंगलों की तरफ आकर्षित किया जाए, उन्हें एक सुरक्षित वातावरण, एक उद्देश्य उनके सामने रखा जाए कि किस तरह से वह वापस, जिन्हें कभी भक्षक मानकर वहां से बाहर कर दिया गया है, उन्हें किस तरह से रक्षक बनाकर हम एक योजना का शुभारंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम यह पाएंगे कि हमारे जो वन है उसमें मूल्यवान वृक्ष बहुत कम है।
अर्थात जो उपयोगी वृक्ष हैं जैसे टीकुड है या साल है, जिन्हें हम इमारती लकड़ी या जिससे फर्नीचर बनता है और दूसरे कई तरह के उपयोग में ऐसी लकड़ी आती है, ऐसे जंगल, ऐसे वृक्ष बहुत कम हैं और जंगलों में दूसरी हरियाली तो दिखती है मगर वो हरियाली अन्य कारणों से भी हो सकती है। जैसे अनुपयोगी वृक्ष हैं जिन्हें सिर्फ जलाऊ लकड़ी की श्रेणी में रखा जा सकता है, जैसे बबूल है या जंगली आम है, जामुन है। इस तरह के भी, जैसे एक जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वहां पर छोला बहुत होता है जिसे हम टेसू के फूल के नाम से जानते हैं। वहां के जंगलों में यह वृक्ष बहुत पाया जाता है मगर इसका कोई आर्थिक उपयोग नहीं है, अर्थात उसकी लकड़ी इतनी हल्की होती है कि वह किसी फर्नीचर बनाने के कम से कम काम नहीं आ सकती। मगर ऐसी लकड़ी जो प्लाईवुड बनाते हैं वो कंपनियां जो है ना बड़े आराम से इनको प्रोसेस करके और इसमें कुछ रसायन मिलाकर और उन्हें हार्ड प्रेस करके प्लाईवुड बोर्ड का वो उत्पादन करते हैं। अर्थात इसका भी उपयोग है मगर वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। भारतीय वन विभाग या प्रदेशों के जो वन विभाग है वह इन्हें जलाऊ लकड़ी की तरह बेचकर नाम मात्र का प्रॉफिट कमाता है मगर प्लाईवुड इंडस्ट्री जो है इसे प्लाईवुड बोर्ड बनाने के लिए उपयोग करके भारी मात्रा में महंगे दरों पर उन्हें बेचकर लाभ कमाती है। वह लाभ कमाए, इससे मेरी कोई चिंता नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में ही जो जलाऊ लकड़ी है वह हमारे प्रदेश में ही प्लाईवुड इंडस्ट्री के काम आए, ना कि इसका निर्यात करके दूसरे राज्यों में दूसरे राज्य इससे हमारी लकड़ी का फायदा उठाएं। इस तरह से हम पाएंगे कि एक नए तरह की जो इंडस्ट्री है हमारे प्रदेश में ही, क्योंकि हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि सबसे बड़ा कोई वन क्षेत्र है किसी भी प्रदेश में, यानी भारत के किसी भी प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र सबसे अधिक विशाल है। अब योजना का जो पहला बिंदु है वह यह है कि जो भी वन भूमि है वह सरकार की है और सरकार इस जमीन को शासन की नीतियों के अनुसार इसका उपयोग करती है। यानी वन क्षेत्र की जो भूमि है इसे बेचा नहीं जा सकता, ना सरकार बेचती है और ना इसे कोई खरीद सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई अवैध तरीके से उस जगह पे कोई घर बना ले, ना तो आप वहां पे खेती कर सकते हैं ना किसी तरह की कोई इमारत का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात इसका उपयोग निषेध है। वहां पे किसी भी तरह के डेवलपमेंट वर्क की कोई संभावना नहीं है। हमारी योजना में भी यही बात को माना गया है कि जो जमीन है उस पर कब्जा हमेशा राज्य शासन का या राज्य शासन के जो वन विभाग है उसके अधीन ही रहेगा। मगर जंगल में विलेज है अगर और वहां पर कोई एक आबादी रह रही है, वह भूमि भी जंगल विभाग की ही मानी जाती है, ना कि वहां के निवासियों की। इस व्यवस्था में भी मैं कोई परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ, मेरे मतानुसार जो जंगल के विलेजेस हैं उनके परिवारों को जो विलेज के आसपास के जो जंगल हैं उनकी रक्षा करने के लिए और यदि संभव है तो नया वृक्षारोपण करने के लिए उन्हें अधिकृत किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक विलेज में 10 परिवार रहते हैं और उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 10-10 है, तो 10 परिवारों को मिलाकर कितनी जमीन उन्हें इस कार्य के लिए दी जा सकती है और प्रत्येक व्यक्ति के पास में यदि प्रत्येक सदस्य के पास में कितना एक एरिया हम दे सकते हैं और उस एरिया में वह व्यक्ति या पूरे परिवार मिलकर कितना नया वृक्षारोपण कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता उन्हें दी जानी चाहिए। किंतु देख रेख, अर्थात अगर कोई वृक्षारोपण का कार्यक्रम है तो वन विभाग और कोई एक सामाजिक संस्था मिलकर किस तरह का वृक्षारोपण किया जाना चाहिए जिससे न केवल वह वन क्षेत्र हरियाली से आच्छादित रहे
किंतु वहां पर उपयोगी जलाऊ लकड़ी के स्थान पर जो अधिक मूल्यवान पेड़ हो सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा टीक वुड है या साल ट्री है, या और भी अधिक मूल्यवान है जैसे सैंडलवुड है, क्या इनका वृक्षारोपण वहां पर नहीं किया जा सकता? जंगल तो जंगल रहेगा, मगर जंगलों को और अधिक समृद्ध बनाना, इसमें दो तरह का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे आज की तारीख में वर्तमान में उस जमीन पर क्या है, किस तरह के वृक्ष वहां पे पाए जाते हैं, केवल जलाऊ लकड़ी के हैं, कुछ झाड़ी झंकाड़ है वहां पे, या कुछ मूल्यवान वृक्ष हैं। जो भी आज की तारीख में वहां पे वृक्ष खड़े हैं, उन पर अधिकार पूरी तरह से वन विभाग का या उस प्रदेश का जो भी राज्य शासन है वह उनकी संपत्ति है। अर्थात यदि वहां के गांव या अर्थात जंगल के गांव के इन 10 सदस्यों को वर्तमान में केवल इस चीज के लिए अधिकृत किया जाता है कि आप यहाँ पे कोई अवैध कटाई ना हो, तो वह कार्य भी उनके द्वारा संपादित किया जाएगा। और अगर हम उन्हें कहें कि नहीं, अपने को इसे अधिक मूल्यवान लकड़ी के प्लांटेशन से जंगलों को अधिक मूल्यवान बनाना है, अर्थात वैल्यू एडिशन करना है, तो भी यह कार्य किया जा सकता है। अर्थात आज जो वहां पर अनुपयोगी या अनार्थिक वृक्ष लगे हुए हैं, उन्हें काटना पड़ेगा, उन्हें जड़ समेत उखाड़ना पड़ेगा और उस स्थान पर किसी उपयोगी मूल्यवान इमारती लकड़ी के वृक्षों को प्लांट करना पड़ेगा। क्योंकि यह संपत्ति पहले से वन विभाग की थी, तो इस संपत्ति पर वन विभाग का ही अधिकार रहेगा। और बाजार में अगर इकट्ठी लकड़ी कटती है तो उसकी कीमतों में कमी आ जाएगी, तो वहां पे उसी गांव में इसके जो कटे हुए वृक्ष हैं उनका भंडारण अर्थात स्टोरेज किया जाएगा और वहां से धीरे धीरे क्रमशः, जिससे कि एक अधिक मात्रा में लकड़ी जाने से प्लाईवुड इंडस्ट्री उसे औने पौने भाव पर खरीद लेगी, तो उसे धीरे धीरे वन विभाग निर्गमित करके अपनी आय बढ़ा सकता है। मगर जो नया वृक्षारोपण होगा, अर्थात उस गांव के सदस्य अगर नया वृक्षारोपण करते हैं, तो उस पर उन रोपे गए नए वृक्षों पर उन परिवारों का हम कह सकते हैं कि लगभग 75% जो भी होने वाला लाभ है उसके अधिकारी वे होंगे, और 25% क्योंकि वन भूमि का उपयोग किया गया है तो उस पर वन विभाग का या राज्य शासन का अधिकार होगा। यह जो नया वृक्षारोपण है, इसकी फेंसिंग करना, उसे समय समय पर वृक्षों को पानी देना, उनकी रक्षा करना, ये वहां के गांव के उन सदस्यों को जितनी जमीन दी गई थी उस परिवार का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी इस फसल का लाभ प्राप्त करने के लिए और वहां पर जो वृक्षारोपण है उसका सुरक्षा के लिए वह जिम्मेदार होगा। अर्थात जिसे हमने भक्षक बनकर गांव से बाहर बनाने का प्रोग्राम बनाया था, अब वह अपने उन वृक्षों की सुरक्षा उसी तरह करेगा जैसे गांव में कोई एक कृषक अपनी खेती की जमीन की पैदावार की रक्षा करता है। फर्क केवल इतना है कि किसान अपनी खेती अपनी कृषि भूमि पर करता है, मगर वन क्षेत्र के जो निवासी हैं, आदिवासी हैं, वे सरकार की जमीन पर फसल उगाकर उसी तरह से जैसे किसान अपने खेती की रक्षा करता है, अपने नए प्लांटेशन की रक्षा करेगा, उसे खाद देगा, उसे पानी देगा, जिससे कि वह वृक्ष तेजी के साथ आगे बढ़े। जैसे किसान अपनी फसल में यूरिया का छिड़काव करते हैं या जैविक खाद का उपयोग करते हैं या नैनो खाद का उपयोग करते हैं, उसी तरह से ये वनवासी जो है, आदिवासी हैं, वे इन सब कार्यों में पारंगत बनाए जा सकते हैं, अर्थात ट्रेन किए जा सकते हैं। और अब वह अपनी नए वृक्षारोपण की फसल का भी उसी तरह से उन्हें किस तरह से पेड़ों को जल्दी से बड़े से बड़ा करना है, इस ओर वे अपनी योजनाएं खुद बनाएंगे और अधिक से अधिक पैदावार लेने की, अर्थात हमने पाया है कि जो भी वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया जाता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें वृक्षारोपण की उचित देख रेख के अभाव में
जो प्लांट किए गए थे वे मृत हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और उन्हें वन विभाग अगले साल फिर से प्लांट करता है और फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। मगर मैंने जो योजना प्रस्तुत की है उसमें क्योंकि आदिवासियों का अपना हित होगा कि प्लांट मृत ना हो, डेड ना हो, तो वे उसकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे और उसे तेजी के साथ में बढ़ने के लिए तेजी की गुंजाइश तब बनती है जब वृक्ष लगभग 2 साल तक जीवित रहे। तीसरे साल शुरू होते ही उसकी जो जड़ें हैं वे गहराई पकड़ लेती हैं और वहां से जो आर्द्रता है अर्थात पानी जो है वो खींचकर उपयोग में लाने योग्य वह वृक्ष बन जाता है। अर्थात लगभग 3 साल तक जो हमारे वनवासी हैं उन्हें इसकी देख रेख करनी पड़ेगी, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसमें समय समय पर खाद डालना है और कोई दूसरे जंगली जानवर उसको खा ना जाए तो फेंस वहां पे जो लगाई गई है वह तीसरे साल के बाद में उस फेंस को हटा सके। अब अगला चरण चालू होगा जब वह वृक्ष बढ़ने लगेगा। वृक्ष तब अधिक उपयोगी होता है जब उसमें अनावश्यक शाखाएं ना निकले, अर्थात उसकी ब्रांच जो शुरू से ही निकलना चालू हो जाती है। जब ब्रांचेस ज्यादा हो जाती हैं तो उसका जो मुख्य तना या ट्रंक कहते हैं वह उतना सघन, उतना मोटा नहीं हो पाता है। तो तीसरे साल के बाद में अनावश्यक जो छटाई है, अर्थात अगर टीक उट का ट्री है और उसकी शाखाएं निकल गई हैं तो उन शाखाओं का अनावश्यक वो उसकी जो गर्थ होती है वृक्ष की या जो उसकी गोलाई होती है वह कम ना हो, इसलिए उसकी छटाई करना आवश्यक हो जाता है। किंतु यह जो कटाई छटाई की जाने वाली जो शाखाएं हैं ये भी उपयोग में लाई सकती है, अर्थात कुछ लकड़ी उसमें भी रहती है, इसका अलग उपयोग किया जाएगा, इसका भंडारण अलग किया जा सकता है और उन्हें सुखाकर एक अच्छी कीमत पर बेचा भी जा सकता है। अर्थात तीसरे साल के बाद में फसल एक तरह से कह लीजिए कि कुछ रिटर्न देना चालू कर देगी, उसमें से पत्ते गिरना चालू हो जाएंगे, उन्हें बीन कर, क्योंकि सूखे हुए पत्तों से जंगलों में आग लग जाती है तो उन पत्तों को संग्रहित करना, जो अनावश्यक ब्रांच है उन्हें अलग से संग्रहित करना, पत्तों से जैविक खाद बनाई सकती है और जो टहनियां हैं, जो ब्रांचेस हैं, उनका उपयोग अलग तरह से किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यह जो वृक्षों की फसल है इसका रिटर्न तीसरे साल से लगना चालू हो जाएगा और जब कटाई छटाई और उसमें भी अगर हम सिंचाई की व्यवस्था करें तो वह वृक्ष संरक्षित होकर इतनी ऊंचाई प्राप्त कर लेगा कि अब किसी तरह से जो जंगल के प्राणी हैं, शाकाहारी प्राणी हैं, वे उसे नष्ट नहीं कर पाएंगे। अब उनका कार्य सीमित हो जाएगा कि कोई अनावश्यक कटाई ना करे, अर्थात कोई माफिया बाहर से आके उन वृक्षों का स्मगलिंग ना करे, अर्थात वृक्षों का सुरक्षा का कार्यभार जो गांव के लोग हैं, जंगल के गांव के लोग हैं, आदिवासी, ये सब मिलकर कर सकते हैं और पंचायत स्तर पर गांवों को संगठित करके जो पंचायत का क्षेत्र है उसकी फेंसिंग कर सकते हैं, अर्थात कटीली बाड़ लगा दे जिससे कि कोई तस्कर अंदर आ ही ना सके और कोई स्मगलर इत्यादि वहां पर ना आ पाए, क्योंकि गांव जंगल के अंदर रहेंगे इसलिए इनकी कनेक्टिविटी किसी एक पक्की रोड से होना जरूरी हो जाएगा। और दूसरी अनिवार्यता यह भी करनी पड़ेगी कि ये जो गांव है जहाँ पे 10 परिवार या 15 परिवार या 100 परिवार रहते हैं, इन्हें भी फेंस कर दिया जाए, अर्थात अगर बाहर कोई वन्य जीव जैसे शेर है, तेंदुआ है, वह गांव में ना घुस पाए और इस बाड़ लगे या फेंस लगे गांव में ही आबादी रहे और जो भी यहाँ पे इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री अर्थात गाय जो दूध देने वाले पशु हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, उन्हें पाला जाए और उन्हें जंगल के अंदर जाने की इजाजत ना हो, क्योंकि गांव फेंस होगा तो ऐसे पशु अर्थात दूध देने वाले पशु जंगल के अंदर
जाने के लिए इनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया जाए, प्रोहिबिटेड रहेगा। उन्हें गांव के जो फेंस्ड उसी के अंदर रहना पड़ेगा, किंतु इन्हें खिलाने के लिए जो घास होती है ये वनवासी वहां से अपने जो वन क्षेत्र है वहां से घास लाकर गांव के अंदर उसे अपनी गाय को या जो भी दूसरे दुधारू पशु हैं उन्हें खिला सकता है। जब बारिश का सीजन होता है और जब बहुत ज्यादा स्केर्सिटी होती है तो ये जो एक्स्ट्रा घास निकलेगी इसे जो रेवेन्यू विलेजेस हैं उन्हें बेचने के लिए ये आदिवासी लोग स्वतंत्र रहेंगे। अर्थात वो गाय से जो दूध हो रहा है वह तो उसकी प्रोसेसिंग करके अपने गांव में रख सकते हैं, जैसे दूध से दही जमाकर और दही से घी बनाकर अपने पास में सुरक्षित रख सकते हैं। और गांव के अंदर हम एक बड़ी आसानी के साथ में एक बड़े फ्रिज की व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें वे अपना घी या उससे जो दूसरे प्रोडक्ट भी बने हैं उन्हें वे सुरक्षित रहें। वहां पर सोलर एनर्जी का उपयोग करके बिजली जलाई सकती है। वहां पर गोबर गैस प्लांट लगाया जा सकता है, क्योंकि वहां पे इतने पशु रहेंगे तो गोबर गैस से जो उनकी एक मजबूरी होती थी, जंगलों में जाकर वे सूखी लकड़ी कलेक्ट करते थे और उससे उनका चूल्हा जलता था। जब कभी भी ऐसी जंगली लकड़ी को लेने के लिए वे जंगलों में जाते थे तो वहां पर उन्हें अनेक बार जो वन्य जीव हैं उनके हमलों का सामना करना पड़ता था। अब उन्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर ही सोलर पावर भी रहेगी, गोबर गैस भी रहेगा। अर्थात जंगल की अवैध कटाई जो पहले होती थी वह अब अनावश्यक हो जाएगी। बिजली से कई तरह के उपकरण चलाए जा सकते हैं और इस तरह से वहां पर संचार की सुविधा का भी विकास हो जाएगा और रात में गांव में रोशनी भी हो जाएगी। अर्थात गांव एक तरह से रेवेन्यू विलेज की तरह जगमगा भी जाएगा और इसके साथ साथ जंगलों की सुरक्षा भी हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो प्लांटेशन किया है, क्योंकि प्लांटेशन हमें उस स्तर तक करना है कि वह जो पेड़ों की सघनता है अर्थात डेंसिटी जो फॉरेस्ट की है वह अपने अधिकतम स्तर पर रहे। जितना फॉरेस्ट डेंस होगा उतना अधिक मूल्य की इमरती या दूसरी कोई लकड़ी जो है वहां पर पैदा होगी और इस तरह से जो भी उनके द्वारा वनवासियों के आदिवासियों द्वारा जो फसल ये तैयार हो जाएगी इसके 75% का मालिक होने के कारण वे लाखों रुपए की फसल के मालिक बन जाएंगे। साथ साथ जो एक भारी बजट वन विभाग इसकी रक्षा के लिए करता है, अर्थात रेंजर होता है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट गार्ड होता है, एसडीओ फॉरेस्ट होता है। इस तरह से एक जो विशाल सरकारी विभाग अलग अलग कर्मचारी रखता है उनकी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जब गार्ड की व्यवस्था आदिवासी खुद कर रहे हैं तो फॉरेस्ट गार्ड क्या करेगा, रेंजर क्या करेगा। उसके रेंजर में आने वाले गांव अगर उनका जो पंचायत क्षेत्र है अगर उसमें फेंस लगी है तो जो रेंजर हैं एसडीओ हैं उन सब अनावश्यक लोगों को अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट के बैरियर होते हैं। इस तरह से हर गांव के लिए एक बैरियर होना चाहिए कि वहां पर कोई अनाधिकार वहां के गांव में रहने वाले और सरकारी कर्मचारी या किसी स्वयंसेवी संस्था के अलावा कोई व्यापारी वहां पर प्रवेश ना करे। कोई दूसरा आदमी दिन में चाहे तो परमिट लेके आ जाए, मगर रात के समय वहां पर किसी के अंदर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो जो एक संगठित अपराध अक्सर जंगलों के अंदर चलता है वह भी लगभग खत्म हो जाएगा। वनों की सुरक्षा भी हो जाएगी, मूल्य संवर्धन भी संभव हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक वृक्ष कितने लाभप्रद हो सकते हैं इसका तुलनात्मक अध्ययन मैं अगले सत्र में दूंगा, मगर एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि अगर जो फेंस किया हुआ गांव है उसके अंदर प्रत्येक अगर मान लीजिए कि 10 फैमिलीज हैं, उन्हें कहा जाए कि हम आपको 10-10 सैंडलवुड के प्लांट दे रहे हैं, इन्हें आप लगाकर देखिए, इन्हें आपके जो जमीन है आप इसकी रक्षा करिए और इसका 5 साल बाद या 10 साल बाद इतनी कीमत हो जाएगी।
जब आप बताएंगे कि चंदन की लकड़ी लाखों रुपए क्विंटल के हिसाब से बिकती है, तो वे इस तरह के मूल्यवान वृक्ष हैं, या कोई आयुर्वेदिक दवा में आने वाली जो हमारी हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनको उगाने से कितना फायदा होगा। तो वे जो जगह बचती है, दो वृक्षों के बीच में जो जगह बचती है, वहां पर इन जड़ी बूटियों का भी उनकी खेती कर सकते हैं। और इस पर 100% जैसे खेती पर किसान का पूरा अधिकार होता है, वैसे उसी तरह से जो हॉर्टिकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं, अर्थात वहां पे वे फूलों की खेती भी कर सकते हैं, वहां पर वो चाहे तो गेहूं या चावल इसकी भी खेती कर सकते हैं, और वे चाहे तो जो मूल्यवान आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं इनकी भी, क्योंकि अधिकतर पाया गया है कि जड़ी बूटियां जंगलों में ज्यादा अच्छी होती है। अगर आप इनका केमिकल खाद का उपयोग करके ऐसी मूल्यवान जड़ी बूटियों की खेती करते हैं, तो उनका वह औषधीय गुण नहीं रहता जो जंगल की जड़ी बूटियों में पाया जाता है। तो हमें एक बार फिर पुरानी परंपरा की ओर जाना पड़ेगा, जहाँ पर ऋषि मुनि जंगलों में जाके तरह तरह के प्रयोग करते थे कि किस तरह का कौन सा पौधा कितना उपयोगी मानव शरीर के लिए है, और उसे किस तरह उपयोग करके एक आयुर्वेदिक उपचार के लिए माध्यम बनाया सकता है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे ऋषि मुनि आविष्कारक थे। वे रिसर्च करते थे जंगलों में जा जाके, कौन सा वृक्ष कितना उपयोगी है, कौन सा वृक्ष इसकी छाल उपयोगी है, इसका तना उपयोगी है, उसकी जड़ें उपयोगी है, क्योंकि कई आयुर्वेदिक औषधि जो है जड़ों से होती है या तने की छाल से होती है। अर्थात आमतौर पर यह पाया गया है कि जब हम जो मरे हुए पशु है उनकी खाल का उपयोग करते हैं, तो हर बहेड़ा इस टाइप की जो बीज है जंगल में पाए जाते हैं, इनका उपयोग करके उस चमड़े को सॉफ्ट किया जाता है, नरम किया जाता है। पहले उसको उबाला जाता है इन जड़ी बूटियों के साथ में, तब कहीं जाके वह चमड़ा किसी उपयोग में लाने के काबिल हो पाता है। इसी तरह से अनेक जड़ी बूटियां हैं जो जंगलों में पाई जाती है, और बड़े बड़े जो शोधकर्ता हैं वे आज भी जंगलों में घूम घूम कर इस तरह की दुर्लभ यानी रेयर जड़ी बूटियों की पहचान करते हैं। उनका आजकल हम उनका जीनोम सीक्वेंस बनाते हैं, यानी उनके अंदर क्या गुण है सकते हैं, और हम पाएंगे कि कई जड़ी बूटियां जो है कैंसर जैसे असाध्य रोग के उपचार में भी काम आती है। और आजकल तो एम्स में भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की परंपरा चालू हो गई है। उनका एक अलग विभाग ही बन गया है, जहाँ पे आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं इनका उपयोग करके जो भी रोगी हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और पूरे विश्व में यह माना जा रहा है कि केमिकल से बनी हुई दवाएं शरीर पर प्रतिकूल असर करती है। आयुर्वेदिक दवाएं हो सकता है इनका प्रभाव धीरे धीरे पड़े, मगर यह रोग को जड़ मूल से नष्ट कर देती है, और इसका कोई साइड इफेक्ट, क्योंकि इसमें किसी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता, अर्थात यह शरीर का हमारा जो नर्वस सिस्टम है या ब्लड को इम्प्योर करने वाली जो भी केमिकल्स हैं उसके ऊपर आयुर्वेदिक दवाएं ज्यादा अच्छी तरह से प्रभावी साबित होती हैं बजाय केमिकल दवाइयों। इसके कई इंटरनेशनल आयुर्वेदिक सेंटर जहाँ पे रिसर्च चालू है, गुजरात में अभी चालू हुआ है ये। तो इस तरह से जो यूनेस्को है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यह भारत में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के जो भी उपाय हैं, जो भी दवाइयां हैं, इनका एक साइंटिफिक इनकी स्टडी, इनकी इफेक्टिवनेस की साइंटिफिक स्टडी कर रहा है। और हमारे देश में तो जो वैद्य हैं, जो दूसरे जानकार लोग हैं, वे लगभग इन्हीं दवाओं का उपयोग करके स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जंगल को तरह तरह से उपयोगी बनाया सकता है, और क्योंकि उस जंगल के उस क्षेत्र को वहां के रहने वाले आदिवासियों के हवाले किया जाएगा, तो वे पूरे उत्साह के साथ में इस लाभप्रद
अर्थात मनी मेकिंग जो इंडस्ट्री एक वहां पे डेवलप हो जाएगी, जिसके कारण न केवल जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को रोका जाएगा, अपितु जो राज्य सरकार है उसके पास में फॉरेस्ट वेल्थ के नाम पर एक भारी मात्रा में ऐसे वृक्षों का समूह आ जाएगा जो लाखों करोड़ों रुपए का कार्बन ट्रेडिंग करेंगे, और कार्बन ट्रेडिंग का फायदा भी वापस वन विभाग ना रखकर इन आदिवासियों को कार्बन ट्रेडिंग का पैसा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से हमने वृक्षों का जो डेंसिटी है, घनत्व को हमने बढ़ाया है। उनके कारण ही हमने अपने वृक्ष जंगलों को आर्थिक रूप से और अधिक समृद्ध बनाया है। तो इस तरह से हम पाएंगे कि जो आदिवासी आज सबसे गरीब हैं, वे लाखों रुपए के वृक्षों के स्वामी बन जाएंगे, क्योंकि जो राज्य शासन है वह केवल 25% का हकदार होगा फॉरेस्ट वेल्थ का, और 75% जिसने फसल तैयार की है, उसकी इतने सालों से सिंचाई करी है, उन्हें उनकी रक्षा करी है, तो 75% हिस्सा जो है ना उनका आदिवासी परिवारों का होगा। इसकी तुलना हम आगे जाके भारत की कृषि व्यवस्था से भी करेंगे कि जो रेवेन्यू गांव है, वहां पे जो खेती होती है, वहां पे तो फसल वो 3 बार ले लेते हैं, मगर हर बार उनको जो है ना कोई खर्चा करना पड़ता है गेहूं को एमएसपी में बेचने के लिए। मगर यहाँ पर तो 3 साल तक की सिर्फ मेहनत है, उसके बाद में 100 साल तक 150 साल तक, यानी वर्तमान पीढ़ी क्या पीढ़ी के पीढ़ी बाद भी यह संपत्ति जो है ना उस परिवार के पास में सुरक्षित रहेगी, और इसका लाभ उसके ना की वर्तमान पीढ़ी मगर आने वाली जनरेशन तक। और हम भी गर्व के साथ में कह सकेंगे कि जो आने वाले सैकड़ों साल तक भारत की जलवायु के ऊपर, वायु प्रदूषण के ऊपर हमने कुछ जनरेशन पहले तक जो मेहनत करी थी, इसका फायदा आने वाली जनरेशन भी आज उठा रही। अगर आप इस विश्लेषण से और इससे जुड़े हुए जो भी तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं कि किस मूल्य की कितनी 1 क्विंटल लकड़ी होती है, अगर आप इसकी तुलना करें तो आप पाएंगे कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो वाकई आ गई है, 1-2 साल दूर ही है। केवल नीतिगत निर्णय लेना हमारे लिए एक समस्या हो सकती है, मगर जब पूरे प्रदेश की जनता इससे समर्थन देगी, पर्यावरण के जो जानकार हैं जब वे इसका समर्थन करेंगे, तो जैसा मैंने आपसे पिछले सत्र में भी कहा था कि हमें एक नैतिक जागरूकता फैलानी, यह पहली शर्त है, और शासन तक योजनाओं को किस तरह से पहुंचाया जाए, किस तरह से उन्हें एक दबाव में लाया जाए कि आप थोड़ा सा बदलाव, बहुत थोड़ा सा बदलाव, क्योंकि शासन अपने स्तर पर बड़े आराम के साथ निर्णय ले सकता है कि आगे आने वाली व्यवस्था में क्या परिवर्तन संभव है, क्योंकि यहाँ पर वन भूमि का ट्रांसफर नहीं हो रहा, केवल उपयोग को और अधिक उपयोगी बनाया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर कोई वैधानिक या किसी तरह का कोई कानूनी वाद विवाद होने का प्रश्न ही नहीं होता, केवल और केवल जनता के उस तबके के कल्याण की बात कर रहे हैं, आर्थिक रूप से उनकी उन्नति की बात कर रहे हैं, जो आज उन्हें प्राप्त नहीं है। आज वे परिवार राज्य शासन के या केंद्रीय शोषण के माध्यम से अनाज प्राप्त करके, कुछ किलो अनाज प्राप्त करके वे अपना पेट भर रहे हैं, वे लखपति बनाए सकते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम बनाए सकते हैं। और जब आर्थिक रूप से एक परिवार सक्षम हो जाता है तो उसके बच्चे अधिकतम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तरह तरह की सुख सुविधाओं का उपयोग भी कर सकते हैं, अर्थात एक समृद्ध भारत की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ी आबादी है जो आज गरीबी का सामना कर रही है, और ऐसे परिवार के सदस्य जो शहर चले गए हैं, वहां पे जो मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें वापस बुलाकर इन गांवों की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। अर्थात एक बड़े से बड़े वन क्षेत्र पर अलग अलग गांव इस तरह के बना के जो वहां से जा चुके आदिवासी हैं और शहर की क्रूर जलवायु और वहां के जो भी उनका आर्थिक शोषण होता है, उन्हें वापस बुलाकर हम इसी तरह से उन्हें उचित रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। अर्थात बेरोजगारी की समस्या का
समाधान भी धीरे धीरे संभव हो पाएगा। और साथ साथ में क्लाइमेट चेंज की जो पहली शर्त है कि वन क्षेत्र को बढ़ाना है, उसे अधिक उपयोगी बनाना है और अधिक लाभप्रद बनाना है, ये सभी बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, भारतीय अवस्था को, अर्थव्यवस्था को एक ऊंचाई तक ले जाने का, यह कार्य भी बहुत सरलता के साथ में किया जा सकता है। केवल कुछ नीतिगत निर्णय का लिया जाना आवश्यक है। आशा है आप मेरे विचारों से सहमत होंगे, मेरे विश्लेषण से सहमत होंगे, और अधिक आप कोई इसमें सुझाव जोड़ सकते हैं, या अगर आप कोई इसमें कमी पाते हैं तो फिल अप द ब्लैंक्स जहां जहां भी हैं उन्हें किस तरह से भरा जाए और अधिक उसे उपयोगी बनाया जाए और अधिक इसे प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा कि आपने इस सत्र को और अधिक, इसकी जो कंटेंट है इसको और अधिक आपने उपयोगी बनाने में मदद करी। अर्थात समाज के भले के लिए, समाज के कल्याण के लिए आपने न केवल एक ऐसे पर्यावरण के संरक्षक के रूप में कार्य किया है, किंतु आर्थिक रूप से उन एक विशाल आबादी की भी मदद की है, उन्हें भी सहायता पहुंचाई है, जो आज हमारे शहरों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस प्रत्याशा के साथ में फिर सुबह होगी, मैं इसके जो भी आर्थिक पहलू है उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा अगले सत्र में। तब तक के लिए मैं प्रदीप वाजपेयी आपका आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।